हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 जो अपने सीएमए मॉड्यूल का रहने वाला है, दैट इज कंसिडरेशन एंड लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अभी तक जो अपन ने पढ़ा इसका एक बार रिकैप ले लेते हैं। अभी तक बेसिक डेफिनेशन अपन ने डिस्कस करी अबाउट कंसिडरेशन, जिसके अंदर अपन को बताया गया था व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सट्रेन्ड फ्रॉम डूइंग, डज or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing a thing, that particular act or abstinence or promise is known as consideration. उसके अलावा अपन ने जो टॉपिक डिस्कस करा था दैट वाज कि कंसिडरेशन यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जरूरी होता है, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं दैट आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, जिसके अंदर सबसे पहली चीज जो अपन ने डिस्कस करी थी दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेकेंड आ जाता है आपके लिए पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। तीसरा आ जाता है आपके लिए टाइम बार्ड डेट। चौथा आ जाता है आपके लिए इसके अंदर कंप्लीटेड गिफ्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए एजेंसी। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए चैरिटी। और लास्ट इसके अंदर आ जाता है आपके लिए बेलमेंट। तो ये सारे कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बिलोंग करते हैं टू द कैटेगरी दैट आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। अब नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर अगेन अपने पास चार कंडीशंस थी। सेम पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के अंदर भी अपनी चार कंडीशंस थी। चार कंडीशंस क्या थी? नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर अपन को बताया गया था नियर रिलेशन होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के अंदर ये था सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली, must be for the benefit of promiser, promiser must be existent and promiser must have intended to compensate। अगर याद नहीं है अपन को तो वापस अपन लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज हो जाती है आपके लिए सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड voluntarily, second for benefit of promiser, third promiser must be existent, और चौथा आपके लिए इसमें आ जाता है must have intended to compensate। कौन इंटेंड करेगा कंपेंसेट करने के लिए? प्रोमिसर इंटेंड करेगा कंपेंसेट करने के लिए। तो ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी थी। आज का अपना टॉपिक जो रहने वाला है दैट इज थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड पार्टी टू अ कंसिडरेशन। जैसे अपन ने डिस्कस करा इनिशियल डेफिनेशन के अंदर भी, कंसिडरेशन के अंदर थर्ड पार्टी हो सकती है, बट कॉन्ट्रैक्ट में यूजुअल सिचुएशंस में थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकती। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके और मेरे बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई और उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा नहीं सकता। बट कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जहां पर यू आर नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। वो सारी सिचुएशंस अपन को यहां पर बताई जाएगी इन दिस पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। नाउ सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपन को बताया जाएगा कि आप डायरेक्ट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्टिल आप उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो इसके बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। ओनली द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स इट और आर बाउंड बाय इट, यानी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं एंड वही कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू और बी स्यूड इवन इफ ही प्रोवाइड्स कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। यानी स्ट्रेंजर अगर आप है, यानी आपका डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो आप ना केस कर सकते हैं ना आपके ऊपर केस हो सकता है। Doctrine of privity of contract states that only parties to contract can sue or be sued. Stranger cannot enforce it
इवन इफ दे प्रोवाइड कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन के केस में ऑल द थर्ड पार्टी होती है, बट इवन इफ यू आर पेइंग द कंसिडरेशन स्टिल यू कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस अपन को बताए गए हैं। एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है वो समझते हैं। ऑल्दो द जनरल रूल अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी इज दैट only parties to a contract can sue or be sued. Indian law recognizes certain exceptions where third party may enforce the contract. यानी आप डायरेक्ट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्टिल आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। सबसे पहला इसके अंदर सिचुएशन बताई गई, कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ थर्ड पार्टी। नाउ इसके अंदर ये हो जाता है, अगर आप किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, यानी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिशियरी है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकती है। If a contract is expressly or impliedly intended to benefit a third party, the third party, that is beneficiary, may enforce the contract. की पॉइंट्स इसके अंदर आ जाता है, द थर्ड पार्टी मस्ट बी क्लियरली इंटेंडेड टू बेनिफिट, मेयर इंसिडेंटल बेनिफिट डज नॉट गिव राइट टू सू। यानी अगर इंसिडेंटल बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, तो उसके केस में आपके पास राइट टू फाइल अ केस नहीं आता। A contracts with B to pay 10,000 to C. Here C is intended beneficiary, can enforce the promise, क्योंकि इसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड था कि C को पैसा दिया जाएगा। अब उस पर्टिकुलर केस में C बेनिफिशियरी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। नेक्स्ट आपको बताया गया है एजेंसी के बारे में। एजेंसी एज वी ऑल नो, दो पार्टीज हो जाती है एजेंसी के अंदर, जैसा अपन ने ऊपर भी डिस्कस करा। मेन पार्टी, दैट इज द अपॉइंटिंग पार्टी, जिसकी सारी जिम्मेदारी रहती है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज प्रिंसिपल, एंड उसके बिहाफ पे काम करने के लिए जिसको वो अपॉइंट कर रहा है, वो हो जाएगा अपने लिए एजेंट। नाउ एजेंट इज बाउंड बाय द प्रिंसिपल, एंड अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी में रहकर, यानी जितनी पावर उसको प्रिंसिपल ने दी है, उतनी अथॉरिटी में रहकर अगर एजेंट कुछ काम कर रहा है, तो उसके लिए एजेंट खुद जिम्मेदार, सॉरी, उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार माना जाएगा। ऑल्दो प्रिंसिपल डायरेक्ट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। रीजन बीइंग, एजेंट को प्रिंसिपल ने ही अपॉइंट करा है अपने बिहाफ पे काम करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर एजेंट लॉफुल काम करता है, तो उसके बिहाफ पे प्रिंसिपल लायबल माना जाएगा। When a contract is made by an agent on behalf of a principal, the principal, even if not named, can enforce the contract. अब इसके अंदर की पॉइंट्स हो जाते हैं, एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल विद अथॉरिटी, यानी विद परमिशन, एंड द प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इन्फोर्समेंट प्रोसेसेस। एग्जाम्पल, a agent signs a contract to buy goods on behalf of B. B, that is principal, can enforce the contract or sue for breach even though the contract is signed by A, क्योंकि A को अपॉइंट B ने ही करा था अपने बिहाफ पे काम करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है ट्रस्ट। नाउ ट्रस्ट अपन ने सुना होगा, काफी रिलीजियस प्लेसेस वगैरह के ट्रस्ट बने हुए होते हैं। अब ट्रस्ट के अंदर क्या हो जाता है, एक पार्टी हो जाती है अपने लिए ऑथर ऑफ ट्रस्ट, फर्स्ट पार्टी हो जाती है ऑथर ऑफ ट्रस्ट। ये कौन हो जाता है, जो ट्रस्ट बनाता है। सेकंड हो जाता है अपने लिए ट्रस्टी, जो ट्रस्ट को मैनेज करते हैं। एंड थर्ड हो जाता है इसके अंदर बेनिफिशियरी, जिसके फायदे के लिए ट्रस्ट बनाया है। अब तीन पार्टीज हो जाती है, एक ऑथर ऑफ ट्रस्ट, दूसरा ट्रस्टी और तीसरा बेनिफिशियरी। अब ऑथर ऑफ ट्रस्ट ट्रस्ट बना देता है,
ट्रस्टी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, बेनिफिशियरी जिसके फायदे के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है। सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप बेनिफिशियरी है, ऑल्दो आपके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, बट स्टिल क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ बेनिफिशियरी अंडर अ ट्रस्ट, द बेनिफिशियरी कैन इन्फोर्स इट। की पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। ट्रस्ट रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट एंड बेनिफिशियरीज राइट अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर देयर बेनिफिट, क्योंकि उनके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, ए होल्ड्स प्रॉपर्टी ऑन ट्रस्ट फॉर सी, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू मैनेज द प्रॉपर्टी फॉर सीज बेनिफिट, सी बीइंग द बेनिफिशियरी कैन इन्फोर्स द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर ए ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ए होल्ड्स अ प्रॉपर्टी ऑन ट्रस्ट फॉर सी, बी को उसने अपॉइंट कर दिया ट्रस्टी, बट किसके लिए बनाई गई? सी के बेनिफिट के लिए, तो सी बेनिफिशियरी हो गया। सो सी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है, ऑल्दो वो डायरेक्ट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसके अंदर अपने लिए आ जाता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। नाउ असाइनमेंट का सिंपल सेंस एग्जांपल अगर अपन लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स ने कोई वी कैन से पॉलिसी परचेज करी एंड पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं उसमें रिसीव करने का राइट उन्होंने आपको अगर दे दिया, दैट इज असाइनमेंट कर दिया राइट्स का, सो आप उन राइट्स के अगेंस्ट में सारी चीजें इन्फोर्स करवा सकते हैं, इवन दो पॉलिसी वाली कंपनी एंड आपके पेरेंट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप डायरेक्ट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, बट क्योंकि आपके फायदे के लिए ये चीज हो रही थी उस पर्टिकुलर केस में, यानी आपको फायदे असाइन कर दिए गए थे, सो उस पर्टिकुलर केस में आप भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। A party to a contract may transfer or assign their rights under the contract to a third party. Key points: assignment must be valid under law. Once assigned, the third party can enforce the assigned rights. Example इसके अंदर अपन को बताया गया है, A has a right to receive 50,000 from B under a contract. A assigns this right to C and C can now sue B to claim rupees 50,000। यानी आपने बेनिफिट जो पैसे रिसीव करने का था वो किसी और पार्टी को असाइन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, सो उस पर्टिकुलर केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी बताई गई है आपको अदर जुडिशियल रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शंस, जिसके अंदर ये आ जाता है कि सबसे पहला मैरिज सेटलमेंट, थर्ड पार्टीज बेनिफिटिंग अंडर अ सेटलमेंट में इन्फोर्स सर्टेन ऑब्लिगेशन। सिनेरियो, X and Y entered into a marriage settlement, a contract before their marriage. Under the settlement, X agrees to provide monthly maintenance of 20,000 to Y's brother Z after the marriage for helping arrange the wedding. Outcome, even though Z is not the direct party to a contract, he can enforce the promise and claim maintenance। यानी राइटिंग में है एंड थर्ड पार्टी का उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या जो चीज आपने प्रॉमिस करी, तो अब वो थर्ड पार्टी आपसे वो प्रॉमिस का इन्फोर्समेंट करा सकती है। नेक्स्ट आपको बताया गया है दैट इज फैमिली अरेंजमेंट्स। फैमिली अरेंजमेंट्स के अंदर ये आ जाता है अगर किसी फैमिली मेंबर के बेनिफिट के लिए आपने अरेंजमेंट करा है, दैट टू इज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, सो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो फैमिली मेंबर उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का सेटलमेंट हुआ है एंड उन दो भाइयों ने डिसाइड करा कि हर महीने वो 20,000 रुपए अपनी मदर को देंगे उनकी हेल्प के लिए, उनके बेसिक एक्सपेंसेस के लिए, एंड अब अगर वो पैसे नहीं दे रहे तो मदर वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकती है एंड पैसा क्लेम कर सकती हैं। वो चीज यहां पर अपन को बताई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ फैमिली मेंबर मे बी इन्फोर्सेबल बाय देम। Scenario, a father, Mr. X, owns a house and land. He decides to settle his property among his three children B, C, and D through a family arrangement. Under the arrangement, B and C agree to give their inherited share to D, यानी दो लोगों ने डिसाइड करा कि वो अपना पार्ट ऑफ शेयर दूसरे भाई को दे देंगे इन रिटर्न फॉर डीज गिविंग अप क्लेम्स टू अनदर प्रॉपर्टी, यानी एक दूसरे की प्रॉपर्टी का शेयर छोड़ के ताकि पूरा कंट्रोल एक के पास आ जाए। Even if D did not sign the agreement between B and C, he can enforce it to claim the share promised to him.
This is because the arrangement was intended for the benefit of D, making it enforceable by him despite being a third party to a part of agreement. ये चीज यहां पर अपन को बताई गई. नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट आ जाता है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड. कोवेनेंट का मतलब अपने लिए सिंपल सेंस में हो जाता है कंडीशन रनिंग विद लैंड. अब कंडीशन रनिंग विद लैंड के अंदर क्या आ जाता है, कोवेनेंट रनिंग विद लैंड के अंदर ये आ जाता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचा जाता है, किसी जमीन को बेचा जाता है एंड उसमें कोई कंडीशन अटैच कर दी जाती है. फॉर एग्जांपल अगर पार्टी ए एक जमीन बेच रही है जिसमें उन्होंने कंडीशन लिख दी कि इस जमीन को जो भी खरीदेगा 50% जमीन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज की जाएगी एंड बाकी 50% जमीन आप चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो उस पर्टिकुलर केस में अगर खरीदने वाली पार्टी मेन ए पार्टी के मरने के बाद टर्म्स कंडीशन को चेंज करना चाहती है, यानी वो पूरी की पूरी जमीन अपन कह सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करना चाहती है, तो इवन दो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ, ए द सेलर एंड बी द बायर, बट स्टिल ए के लीगल हायर या सक्सेसर उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं, उस कंडीशन को इन्फोर्स करवा सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड. सो कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, दैट इज कंडीशन रनिंग विद द लैंड के केस में सक्सेसर्स भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं इवन दो वो डायरेक्ट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे. A covenant running with the land is an exception to the doctrine of privity as it binds or benefits the successors of the original parties, even though they are not the party to the original contract. Example अपन को बताया गया है, A sells a plot of land to B on the condition that no commercial building shall be constructed on it. Subsequent sale, that is B sells the land to C. Outcome, C is also bound by the same restriction even though C was not the party to the original contract between A and B. And अगर इसका दूसरा सिनेरियो जैसा अपन ने समझा, A के लीगल हायर्स भी इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं, इस कंडीशन को इन्फोर्स करवा सकते हैं. रीजन बीइंग, ये सिर्फ अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपने इस चीज को कंक्लूड सिर्फ किसके केस में करा है, लैंड के केस में. अब लैंड के केस में क्योंकि प्रॉब्लम ये आ जाती है, आपको चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं. यानी अगर मैंने किसी से प्रॉपर्टी परचेज करी एंड मैं आगे प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, तो मैंने जिससे परचेज करी थी वो सारा चैनल ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होगा. तो अगर उसमें ऐसी कोई कंडीशन लिखी हुई मिल गई तो वो कंटिन्यू करती रहेगी हर सब्सिक्वेंट सेल के अंदर भी. इसीलिए ये स्पेसिफिकली पॉइंट एप्लीकेबल हुआ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, दैट इज कंडीशन रनिंग विद द लैंड. सो ये थे अपने पॉइंट्स, दैट इज इन द सिनेरियो वेयर थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और कैन स्यू ऑन इट वाली सिचुएशंस. यानी यूजुअल केसेस में थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, बट उसके कुछ एक्सेप्शन सिचुएशन है जहां पर इवन दो यू आर नॉट अ डायरेक्ट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं. जिसके अंदर अपन ने मेजर 6 पॉइंट्स डिस्कस करे, जिसके अंदर सबसे पहला आपको बताया गया है सबसे पहली चीज जो आपको बताई गई है दैट इज बेनिफिशियरी. दूसरा आ जाता है आपके लिए ट्रस्ट. तीसरा आ जाता है आपके लिए फैमिली सेटलमेंट. चौथा आ जाता है आपके लिए मैरिज अरेंजमेंट. पांचवा आ जाता है आपके लिए कोवेनेंट. रनिंग विद द लैंड. सिक्स्थ आ जाता है इसके अंदर आपके लिए एजेंसी के केस में. तो ये सारी चीजें आपको बताई गई है, दैट इज दीज आर द सिचुएशंस वेयर यू आर नॉट अ डायरेक्ट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकते हैं. सो ये होता है अपना थर्ड चैप्टर ऑफ आर सीएमए करिकुलम यहाँ पर खत्म, जिसके अंदर अपन ने डिस्कस करा अबाउट द टॉपिक ऑफ कंसिडरेशन एंड लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. मोस्टली कंसिडरेशन के बारे में डिस्कस किया
ऑब्जेक्ट की लीगैलिटी के बारे में आगे जाकर आने वाले चैप्टर्स के अंदर अपन को बताया जाएगा। ऑब्जेक्ट अगेन अपन को दिमाग में चीज रखनी है, द वेरी पर्पस जिसके लिए अपन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो भी लीगल होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर related to our Indian Contract Act 1872. So till then, keep watching and thank you.